आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि वर्क की साइंटिफिक डेफिनेशन क्या होती है और जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वर्क शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वह वर्क साइंटिफिकली डिफाइंड वर्क से कैसे अलग होता है। हम यह भी डिस्कस करेंगे कि कब एक फोर्स के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पर किए गए वर्क को पॉजिटिव कहते हैं, कब इसको नेगेटिव कहते हैं और कब यह जीरो होता है। हम वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम यह भी जानेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम पावर को कैलकुलेट करना सीखेंगे और लास्ट में हम कुछ सिंपल मशीन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। उनका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यह भी डिस्कस करेंगे। और मशीन्स की एफिशिएंसी क्या होती है, इस बात पर भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम यह डिस्कस करेंगे कि वर्क को साइंटिफिकली कैसे डिफाइन किया जाता है। जब हम आम बोलचाल में वर्क शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वह वर्क साइंटिफिकली डिफाइंड वर्क से अलग होता है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई स्टूडेंट एक चेयर पर बैठ कर के अपने एग्जाम्स की तैयारी करता है और इस प्रक्रिया में वह काफ़ी ज़्यादा रीडिंग करता है, क्वेश्चन आंसर्स को मेमोराइज करता है, पुराने ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को भी रिवाइज करता है, तो आम बोलचाल में तो हम ऐसा कहेंगे कि वह स्टूडेंट काफ़ी वर्क कर रहा है। लेकिन यदि हम साइंटिफिक दृष्टिकोण से बात करें तो हम यह कहेंगे कि उस स्टूडेंट ने हार्डली ही कुछ वर्क किया है। जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स एक्ट करती है और वह फोर्स उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर देती है, तभी साइंटिफिकली हम ऐसा कहते हैं कि उस फोर्स ने उस ऑब्जेक्ट पर कुछ वर्क किया है। वर्क को मैथमेटिकली डिफाइन किया जाता है, W यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। उदाहरण के तौर पर, लेट अस से कि फ्लोर पर एक हैवी बॉक्स रखा हुआ है और हम उसे पुश कर रहे हैं। यदि हम उस बॉक्स को पुश करते हैं और वह अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है तो हम यह कह सकते हैं कि हमने उस बॉक्स के ऊपर कुछ वर्क किया है। परंतु यह भी संभव है कि हम उस बॉक्स पर फोर्स लगाएं और उस फोर्स के इफेक्ट में वह बॉक्स डिस्प्लेस ही ना हो, वह अपनी जगह पर ही खड़ा रहे। तो ऐसी स्थिति में हम यह नहीं कहेंगे कि हमने उस ऑब्जेक्ट पर कुछ वर्क किया है। तो इसका मतलब यह है कि साइंटिफिकली वर्क डन तभी माना जाता है जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स एक्ट करे और वह फोर्स उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस भी कर दे। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि साइंटिफिकली वर्क डन तभी माना जाता है जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स एक्ट करता है और वह फोर्स उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस भी कर देता है। ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट अप्लाइड फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग ही होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि या तो ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट अप्लाइड फोर्स की ही डायरेक्शन में हो या फिर ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। यह वर्क डन का एक स्पेशल केस होता है जिसमें ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में ही होती है या फिर अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। लेकिन रियल लाइफ में सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई एंगल हो, जैसे कि 20 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल, 40 डिग्री का एंगल, एक्सेट्रा। ऐसी स्थिति में वर्क डन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यह हम हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। मैथमेटिकली वर्क डन इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट के, और यह इक्वलिटी तभी होल्ड करती है जब ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट या तो अप्लाइड फोर्स की ही डायरेक्शन में हो या फिर अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। जब हम हायर क्लासेस में फोर्स वर्क डन के एग्जैक्ट मैथमेटिकल डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, तब हम यह समझ पाएंगे कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ एंगल होता है तो ऐसी स्थिति में वर्क को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन हम क्लास 9 में केवल वर्क डन के एक स्पेशल केस को ही डिस्कस कर रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट अप्लाइड फोर्स के या तो डायरेक्शन में ही होती है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में होती है। और ऐसी स्थिति में जो वर्क डन होता है वो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। यदि हम किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स एक्सर्ट करते हैं और उस फोर्स के इफेक्ट में ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होता, तो हम यह कहते हैं कि उस फोर्स ने
उस ऑब्जेक्ट पर कुछ भी वर्क नहीं किया, यानी कि वर्क डन जीरो है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करता है और उस ऑब्जेक्ट को अपने लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग ही डिस्प्लेस कर देता है, तो ऐसी स्थिति में वर्क डन इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट के बराबर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट होती है मीटर, तो इस तरह से वर्क डन की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर। अब 1 न्यूटन मीटर 1 जूल के बराबर होता है, इसीलिए जूल को हम वर्क डन का एसआई यूनिट कहते हैं। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब यह है कि वर्क डन को हम केवल एक न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि 10 जूल, 50 जूल एट्सेट्रा। लेकिन इसके विपरीत फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। इसका मतलब यह है कि फोर्स की डायरेक्शन भी होती है और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी होती है और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करता है, तो उस फोर्स के द्वारा उस ऑब्जेक्ट पर किया गया वर्क इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट के बराबर। अब इस इक्वेशन से हम यह क्लियरली देख सकते हैं कि यदि फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाए तो ऐसी स्थिति में वर्क डन जीरो होगा, या फिर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो हो जाए तो ऐसी स्थिति में भी वर्क डन जीरो होगा। यह भी देखा गया है कि जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है तो ऐसी स्थिति में भी वर्क डन जीरो होता है। परपेंडिकुलर होने का मतलब यह है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। अब हम यह वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, इस बात को हम हायर क्लास में डिस्कस करेंगे। इसको हम एक एग्जांपल से भी समझने की कोशिश करते हैं। जब कोई पर्सन अपने हाथ में एक बैग को कैरी करके आगे की तरफ चलता है, तो ऐसी स्थिति में वह पर्सन उस बैग के वेट को बैलेंस करने के लिए उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट करता है। लेकिन जो बैग की डिस्प्लेसमेंट होती है वो फॉरवर्ड यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही होती है। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि पर्सन के द्वारा अप्लाई किए गए फोर्स और बैग की डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ऐसी स्थिति में फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन जीरो होता है। जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करता है और उस ऑब्जेक्ट को अपने लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग डिस्प्लेस कर देता है, तो ऐसी स्थिति में उस फोर्स के द्वारा उस ऑब्जेक्ट पर किया गया वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। वर्क डन पॉजिटिव तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की ही डायरेक्शन सेम होती है, और वर्क डन नेगेटिव तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हम इस दिए हुए डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर एक पर्सन एक बॉक्स के ऊपर राइटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और बॉक्स की डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो भी राइटवर्ड डायरेक्शन में हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, तो इसीलिए इस फोर्स के द्वारा इस ऑब्जेक्ट पर किया गया वर्क डन पॉजिटिव होगा। जबकि दूसरे केस में हम यह देख सकते हैं कि पर्सन तो बॉक्स के ऊपर लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, लेकिन समहाउ बॉक्स की जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए जो वर्क डन बाय द फोर्स होगा वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव वर्क डन का एक और एग्जांपल ये होता है कि जब कोई पर्सन बाइसिकल पे राइड कर रहा होता है और वह ब्रेक सप्लाई करता है, तो ब्रेक्स साइकिल के डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, जबकि जो साइकिल की डिस्प्लेसमेंट हो रही होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही होती है। तो ऐसी स्थिति में जो ब्रेक्स होते हैं वो साइकिल के ऊपर नेगेटिव वर्क परफॉर्म करते हैं। अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम को समझने से पहले हमारे लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि हम यह समझें कि एनर्जी क्या होती है।
एनर्जी को डिफाइन किया जाता है कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। इसका मतलब यह है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट में वर्क परफॉर्म करने की कैपेसिटी होती है तो यह कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के पास एनर्जी होती है जिसकी सहायता से वह फैन को रोटेट कर पाती है। इसी तरह से फ्यूल के पास एनर्जी होती है जिसकी सहायता से फ्यूल एक कार को मूव कर पाती है। जब किसी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होती है तो वह ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर सकता है और उसके ऊपर कुछ वर्क परफॉर्म कर सकता है। जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क परफॉर्म करता है तो इससे दूसरे ऑब्जेक्ट की एनर्जी चेंज हो जाती है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम यह कहती है कि जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क परफॉर्म करता है तो इससे दूसरे ऑब्जेक्ट की एनर्जी में होने वाला चेंज पहले ऑब्जेक्ट के द्वारा दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर परफॉर्म किए गए वर्क के बराबर होता है। यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी होता है। यही वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट के वर्क करने की कैपेसिटी को कहते हैं। नेचर में एनर्जी बहुत सारे फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एटसेट्रा। मैकेनिकल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट के मोशन या उसके पोजीशन की वजह से उसके अंदर एग्जिस्ट करती है। थर्मल एनर्जी वह एनर्जी होती है जो कि किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकती है। लाइट एनर्जी एनर्जी का वह फॉर्म होता है जो देखने में हमारी हेल्प करता है। एयर मॉलिक्यूल्स या दूसरे मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे साउंड एनर्जी कहते हैं। चार्जेस के मोशन या उनके पोजीशन की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट होती है। न्यूक्लियर एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर जो एनर्जी स्टोर रहती है उसे न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। फ्यूल्स में और फूड में केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्म में केमिकल एनर्जी एग्जिस्ट करती है। तो इस तरह से नेचर में बहुत सारे फॉर्म्स में एनर्जी एग्जिस्ट करती है। इस चैप्टर में हम मेनली मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे और उसको डिटेल में समझेंगे। किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। तो इसलिए मैकेनिकल एनर्जी को समझने के लिए यह ज़रूरी है कि हम यह समझें कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो आगे की स्लाइड्स में हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसके मोशन की वजह से उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक एनर्जी एग्जिस्ट करती है जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सभी मूविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक एनर्जी एग्जिस्ट करती है जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे कि जब कोई कार मूव कर रही होती है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करती है। जब कोई बच्चा दौड़ता है तो उसके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करती है। रोलिंग बॉल के अंदर काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करती है। मूविंग बाइसिकल के अंदर काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करती है। और फ्लाइंग एयरप्लेन के अंदर भी काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी एग्जिस्ट करती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। यदि कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉल m है और वह v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ऐसी स्थिति में उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv² के बराबर। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है के ई इज इक्वल टू हाफ mv²। यहाँ पर m ऑब्जेक्ट का मास होता है और v ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है। इस इक्वेशन से हम यह क्लियरली देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की उसके मास और उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। अब यदि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं लेकिन एक का मास ज़्यादा है और एक का मास कम है तो ऐसी स्थिति में वह ऑब्जेक्ट जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। इसी तरह से यदि हमारे पास सेम मास के दो ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन दोनों अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वह ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अब हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कशन करेंगे। वह एनर्जी जो कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर उसके शेप के डिफॉर्मेशन की वजह से एग्जिस्ट करती है या फिर एक सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स के अंदर
डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के रिलेटिव पोजीशन की वजह से एग्जिस्ट करती है, उस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को हम कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे, उससे हमें पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऊपर दिए हुए इस डायग्राम में दिखाया गया है कि एक स्प्रिंग है जिसका कि एक एंड एक वॉल के साथ फिक्स्ड है और दूसरे एंड पर एक बॉल रखी हुई है। जब हम डायग्राम के बी पार्ट में यह दिखाया गया है कि जब हम बॉल के ऊपर फोर्स लगा करके स्प्रिंग को कंप्रेस कर देते हैं, तो इस कंप्रेस्ड स्टेट में स्प्रिंग के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। इसी एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यदि हम हमारे द्वारा अप्लाइड फोर्स को रिमूव कर दें, तो स्प्रिंग दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन को अटेन करेगा और इस प्रक्रिया में बॉल पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिसकी वजह से बॉल के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। मतलब कि अपने डिफॉर्म्ड स्टेट में स्प्रिंग कैपेबल हो जाता है कि वह कुछ वर्क कर सके। तो यह कैपेबिलिटी उसके अंदर स्टोर होने वाली पोटेंशियल एनर्जी की वजह से आती है। तो इसीलिए स्प्रिंग के अंदर डिफॉर्मेशन की वजह से एक एनर्जी आ जाती है और इस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसी तरह से हम दिए हुए इस लेफ्ट डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर एक बच्चा स्लिंग शॉट को यानी कि गुलेल को यूज करते हुए दिखाया गया है। जब यह बच्चा गुलेल के इलास्टिक बैंड को खींचता है, तो इस डिफॉर्मेशन की वजह से गुलेल के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। और जब यह स्लिंग शॉट के इलास्टिक बैंड को रिलीज करता है, तो जो बॉल उसने स्लिंग शॉट के इलास्टिक बैंड में होल्ड कर रखी थी, वह बॉल काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेती है, क्योंकि यह गुलेल उस बॉल के ऊपर वर्क परफॉर्म करता है और इसी वर्क की वजह से बॉल के अंदर एक काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो जब हम गुलेल को खींचते हैं, तो उसकी डिफॉर्मेशन की वजह से उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है और इस पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल करके गुलेल वर्क कर पाता है बॉल के ऊपर, जिसकी वजह से बॉल में काइनेटिक एनर्जी आती है। इसी तरह से यहाँ पर यह भी दिखाया गया है कि एक पर्सन एक धनुष के स्ट्रिंग को खींच रहा है। जब यह पर्सन धनुष के स्ट्रिंग को खींचता है, तो इस शेप डिफॉर्मेशन की वजह से धनुष के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। यह पोटेंशियल एनर्जी होती है। और जब यह एरो को रिलीज करता है, तो धनुष अपने ओरिजिनल स्टेट में आता है और इस प्रक्रिया के दौरान वह एरो के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से एरो के अंदर यानी कि तीर के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो यहाँ पर भी हमने यह देखा कि ऑब्जेक्ट के डिफॉर्मेशन की वजह से उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब हम एक सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कंसीडर करेंगे। लेट अस से कि हमारे पास दो मैग्नेट्स का एक सिस्टम है, जिसमें कि दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे से चिपके हुए हैं इनिशियल स्टेट में। हमने फोर्स एक्सर्ट करके इन दोनों मैग्नेट्स के अपोजिट एंड्स को एक दूसरे से दूर कर दिया। अब जब इनकी रिलेटिव पोजीशन को हमने चेंज कर दिया, तो इसकी वजह से मैग्नेट के इस सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। यदि हम इन दोनों मैग्नेट्स को रिलीज कर दें यानी कि अपने द्वारा अप्लाइड फोर्स को हटा दें, तो ये दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करने लगेंगे। और यदि इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये उसके ऊपर फोर्स भी एक्सर्ट कर देंगे। तो जब हमने इनकी रिलेटिव पोजीशन को चेंज किया था, तो उसकी वजह से इनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई थी और वह पोटेंशियल एनर्जी ही मैग्नेट के इस सिस्टम को कैपेबल बनाती है कि वो अपने रास्ते में आने वाले किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर सके, मतलब उसके ऊपर कुछ वर्क परफॉर्म कर सके। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट पार्ट्स को यदि हम उनके उनके रिलेटिव पोजीशन को चेंज कर दें, तो उसकी वजह से उस सिस्टम के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। इसी तरह से यदि हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं, जिसमें कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, और लेटस से कि इनिशियल स्टेट में ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपके हुए थे और हमने फोर्स एक्सर्ट करके इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर कर दिया। तो जब हमने इनकी रिलेटिव पोजीशन को चेंज किया, तो इसकी वजह से इस चार्ज पार्टिकल्स के इस सिस्टम के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करने लगती है
यदि हम इन चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर से अप्लाइड फोर्स को हटा दें तो ये चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, और इस प्रक्रिया में यदि इनके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसके ऊपर फोर्स भी एक्सर्ट करेंगे। यानी कि ये चार्ज पार्टिकल्स कैपेबल हो जाते हैं कि ये कुछ वर्क परफॉर्म कर सकें। इनकी यह कैपेबिलिटी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से आती है। तो मैग्नेट और चार्ज पार्टिकल के सिस्टम के द्वारा हमने यह समझा कि एक सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं या डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, यदि हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करें तो उसकी वजह से भी उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हमने अभी देखा था कि यदि हमारे पास दो मैग्नेट्स का एक सिस्टम है और यदि हम उस सिस्टम में मौजूद दोनों मैग्नेट्स के ऑपोजिट पोल्स को एक दूसरे से दूर लेकर जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में मैग्नेट्स के सिस्टम में एक एनर्जी स्टोर हो जाती है और इस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। इसी तरह से अर्थ भी किसी ऑब्जेक्ट के साथ एक सिस्टम फॉर्म कर सकती है। लेट अस से कि हमारे पास अर्थ और बॉल का एक सिस्टम है और बॉल इनिशियल स्टेट में ग्राउंड पर रखी हुई है। यदि हम बॉल को ग्राउंड से उठा करके किसी हाइट एच पर रख दें तो ऐसी स्थिति में अर्थ बॉल के सिस्टम में एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, और इस पोटेंशियल एनर्जी को ही हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यदि हम बॉल को इस हाइट एच से ड्रॉप कर दें तो हमें यह दिखाई देता है कि बॉल ग्राउंड की तरफ मूव करती है और धीरे धीरे और टाइम के साथ धीरे धीरे एक्सेलरेट होती है और इसकी स्पीड बढ़ जाती है। हालांकि अर्थ और बॉल दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि अर्थ का मास बॉल के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए अर्थ में प्रोड्यूस होने वाली एक्सेलरेशन बहुत बहुत कम होती है, और हमें यह कभी भी दिखाई नहीं देता कि अर्थ बॉल की तरफ मूव कर रही है। हमें सिर्फ यह दिखाई देता है कि बॉल अर्थ की तरफ मूव कर रही है। तो इसी रीज़न की वजह से हालांकि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो तो अर्थ बॉल सिस्टम की होती है, लेकिन हम ऐसा कह देते हैं कि बॉल की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। हालांकि ये सिस्टम की होती है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो अर्थ बॉल सिस्टम की होती है, लेकिन क्योंकि हमें कभी भी अर्थ बॉल की तरफ मूव करता हुआ दिखाई नहीं देता है, जब हम बॉल को ड्रॉप करते हैं तब केवल बॉल ही अर्थ की तरफ मूव करता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए हम ऐसा कह देते हैं कि यह जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है यह बॉल की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि जब हम अर्थ बॉल सिस्टम में बॉल को ग्राउंड से उठा करके एच हाइट पर रख देते हैं तो ऐसी स्थिति में अर्थ बॉल सिस्टम में एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। बॉल को ग्राउंड से उठा करके एच हाइट पर रखने के लिए हमें बॉल के ऊपर बॉल के वेट के बराबर यानी एम जी मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करना पड़ता है। तो यदि हम हमारे द्वारा किए गए वर्क को कैलकुलेट करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि वर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एच है और जो फोर्स है वो एम जी है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो क्योंकि वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर हमारे द्वारा किया गया वर्क जो आएगा वो आएगा एम जी इंटू एच के बराबर। जो हमने एम जी इंटू एच यानी कि एम जी एच वर्क बॉल के ऊपर परफॉर्म किया, वही वर्क बॉल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो एम जी एच होता है। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि कोई बॉल एच हाइट पर रखी हुई है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी एच, जहाँ पर एम ऑब्जेक्ट का मास है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है और एच वो हाइट है जिस पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। यदि हाइट ज़्यादा होती है किसी ऑब्जेक्ट की तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होती है, और यदि हाइट कम होती है तो उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी भी कम होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट की मैकेनिकल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल यह कहता है कि यदि किसी सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे तो ऐसी स्थिति में उस सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स की मैकेनिकल एनर्जी हमेशा ही कांस्टेंट बनी रहती है। मतलब जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे तब तक उसकी मैकेनिकल एनर्जी हमेशा ही कांस्टेंट बनी रहेगी।
ऐसा हो सकता है कि उस सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी में कुछ चेंज आ जाए या फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कुछ चेंज आ जाए, लेकिन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में आने वाला यह चेंज कुछ ऐसा होगा कि यदि हम उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर दें तो वो कांस्टेंट वैल्यू आएगी, मतलब कि उसकी मैकेनिकल एनर्जी हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी। यदि हम अर्थ और बॉल के एक सिस्टम को कंसीडर करें जिसमें कि इनिशियल स्टेट में बॉल को h हाइट पर रखा हुआ है, तो इस इनिशियल स्टेट में बॉल के पास केवल पोटेंशियल एनर्जी होगी जो कि mgh के बराबर होगी। यदि हम बॉल को h हाइट से ड्रॉप कर दें तो यह नोटिस करेंगे कि टाइम टाइम के साथ बॉल हाइट को लूज करती जाएगी और बॉल की स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। ऐसी स्थिति में बॉल की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने लगेगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लगेगी। यदि हम बॉल को गिरते हुए किसी भी पॉइंट पर कंसीडर करें तो हम यह नोटिस करेंगे कि बॉल पोटेंशियल एनर्जी तो टाइम के साथ लूज कर रही है लेकिन काइनेटिक एनर्जी गेन कर रही है, और पोटेंशियल एनर्जी में होने वाला लॉस काइनेटिक एनर्जी में होने वाले गेन के बराबर होगा, ताकि हमेशा ही जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम है वो कांस्टेंट बना रहे, वो mgh के बराबर ही रहेगा क्योंकि बॉल इनिशियली h हाइट पर रखी हुई थी। तो यही कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल कहता है कि हमेशा ही यदि एक आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब कि एक ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, तो ऐसी स्थिति में सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट बनी रहेगी। दिए हुए स्लाइड के लेफ्ट पार्ट में एनसीईआरटी का एक एक्सट्रैक्ट दिखाया गया है। इसमें मैथमेटिकली यह कैलकुलेट किया गया है काइनेमेटिक इक्वेशंस का इस्तेमाल करके कि किसी भी पॉइंट पर बॉल की जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो mgh के बराबर ही रहती है, चाहे फिर ऐसा ही क्यों ना हो कि बॉल कंटिन्यूसली काइनेटिक एनर्जी गेन करते रहे और मैकेनिकल एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को लूज करते रहे, लेकिन उसकी मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट बनी रहती है। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि पावर क्या होता है। रेट ऑफ डूइंग वर्क को पावर कहते हैं। इसका मतलब यह है कि पावर हमें यह बताता है कि किसी वर्क को कितनी तेजी से परफॉर्म किया गया है। पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। यदि कोई पर्सन ए किसी पर्सन बी के कंपैरिजन में सेम वर्क को कम टाइम में परफॉर्म कर देता है तो हम यह कहते हैं कि पर्सन ए की पावर ज़्यादा है पर्सन बी के कंपैरिजन में। इसी तरह से यदि कोई पर्सन सी किसी पर्सन डी के कंपैरिजन में सेम टाइम में ज़्यादा वर्क परफॉर्म करता है तो हम ये कहते हैं कि पर्सन सी की पावर पर्सन डी की पावर के कंपैरिजन में ज़्यादा है। पावर का ऐसा यूनिट होता है वॉट। अब क्योंकि वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल और टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड, इसीलिए 1 वॉट इक्वल होता है 1 जूल पर सेकंड के। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ज़्यादा पावर का मतलब यह होता है कि सेम वर्क को कम टाइम में परफॉर्म कर देना या फिर एक फिक्स्ड टाइम में ज़्यादा वर्क को परफॉर्म करना। पावर की ऐसा यूनिट होती है वॉट। हॉर्स पावर भी पावर की ही एक यूनिट होती है। 1 हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होती है। हमें अपनी डेली लाइफ में बहुत बार ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है या फिर फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। हालांकि किसी भी टास्क को परफॉर्म करने में जितने टोटल वर्क की आवश्यकता होती है उसे कम तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उस टास्क में रिक्वायर्ड फोर्स के मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन को चेंज करके उस टास्क को ईजियर जरूर बनाया जा सकता है। वे डिवाइसेस जो कि एक टास्क में रिक्वायर्ड फोर्स के मैग्नीट्यूड या फिर उसके डायरेक्शन को चेंज करके टास्क को ईजियर बना देते हैं, उन डिवाइसेस को हम सिंपल मशीन्स कहते हैं। इस चैप्टर में हम 3 सिंपल मशीन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक को कहते हैं पुली, दूसरे को कहते हैं लिवर और तीसरे को कहते हैं इंक्लाइंड प्लेन। वह फोर्स जो कि हम मशीन के ऊपर एक सिंपल मशीन के ऊपर अप्लाई करते हैं उसे हम एफर्ट कहते हैं, और वह फोर्स जिसे हमें ओवरकम करना होता है उसे हम लोड कहते हैं। जब हमें यह जानना होता है कि कोई सिंपल मशीन
एक टास्क में रिक्वायर्ड फोर्स के मैग्नीट्यूड को किस तरह से चेंज करके टास्क को इजी बनाती है, तो उसके लिए हम मैकेनिकल एडवांटेज को डिफाइन करते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज को डिफाइन किया जाता है एज द रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट। इसका मतलब यह है कि मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल होता है लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट के। पुली एक सिंपल मशीन होता है जो कि बेसिकली एक व्हील होता है जिसके अंदर एक ग्रूव होती है और इस ग्रूव में एक रोप मूव कर सकती है, जैसा कि दिए हुए लेफ्ट डायग्राम में फिगर 7.23 में हम देख सकते हैं। जब हम पुली के द्वारा किसी टास्क को परफॉर्म करते हैं तो पुली उस टास्क में रिक्वायर्ड फोर्स के मैग्नीट्यूड को तो कम नहीं कर सकता, लेकिन उस टास्क में रिक्वायर्ड फोर्स के डायरेक्शन को चेंज करके टास्क को हमारे लिए आसान बना देता है। जैसा कि दिए हुए लेफ्ट डायग्राम के लोअर पार्ट में हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक लड़की पुली की सहायता से एक लोड को अपवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रही है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि यदि यह पुली नहीं होता तो लड़की को लोड को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में ही फोर्स एक्सर्ट करना पड़ता, लेकिन जब वह पुली का इस्तेमाल करती है तो वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में रोप को पुल करती है और लोड अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। जब हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में रोप को पुल करते हैं तो ऐसा करना हमारे लिए आसान होता है, बजाय कि यदि हमें अपवर्ड डायरेक्शन में लोड को उठाना होता तो इस तरह से रिक्वायर्ड फोर्स के डायरेक्शन को चेंज करके पुली ने हमारे लिए टास्क को आसान बना दिया। अब जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि जब हम पुली का इस्तेमाल करते हैं तो यह रिक्वायर्ड फोर्स के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता। इसीलिए जब हम पुली का इस्तेमाल करते हैं तो एफर्ट लोड के ही बराबर होता है, और इसीलिए जब हम एक पुली का मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करते हैं तो क्योंकि लोड और एफर्ट बराबर होते हैं, इसीलिए पुली का मैकेनिकल एडवांटेज 1 के बराबर आता है। पुली दो तरह का होता है, एक को हम बोलते हैं फिक्स्ड पुली और दूसरे को हम बोलते हैं मूवेबल पुलीज या फिर सिस्टम ऑफ पुलीज। फिक्स्ड पुली का मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है, लेकिन मूवेबल पुलीज का मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ग्रेटर होता है। इसीलिए मूवेबल पुलीज या फिर सिस्टम ऑफ पुलीज की सहायता से हम काफ़ी ज़्यादा लोड को काफ़ी कम एफर्ट के द्वारा भी उठा सकते हैं। जैसा कि दिए हुए लेफ्ट डायग्राम के फिगर 7.25 में हम देख सकते हैं, यहाँ पर मूवेबल पुलीज या फिर सिस्टम ऑफ पुलीज को दिखाया गया है। इस सिस्टम ऑफ पुलीज में लेफ्ट साइड में एक मूवेबल पुली है और राइट साइड में एक फिक्स्ड पुली है। इसमें हम लोड को मूवेबल पुली के साथ अटैच करते हैं और जो रोप होती है उसका एक एंड फिक्स्ड होता है और दूसरा एंड फ्री होता है जिस पर कि हम एफर्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो जो मूवेबल पुलीज होते हैं, क्योंकि उनका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होता है, इसीलिए हम उसमें कम एफर्ट लगा करके ज़्यादा लोड को उठा सकते हैं। परंतु जो फिक्स्ड पुलीज होते हैं उनका मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है, हमें उसमें फोर्स उतनी ही लगानी पड़ती है जितना कि लोड होता है, मतलब कि एफर्ट लोड के बराबर होता है। बस एडवांटेज हमें फिक्स्ड पुली में यही मिलता है कि वह अप्लाइड रिक्वायर्ड फोर्स के डायरेक्शन को चेंज करके टास्क को आसान बना देता है। इंक्लाइंड प्लेन एक ऐसा सिंपल मशीन होता है जिसकी सहायता से हम एक हैवी लोड को किसी हायर या फिर लोअर प्लेटफॉर्म पर आसानी से पहुंचा सकते हैं। जैसा कि ऊपर दिए हुए इस डायग्राम के ए पार्ट में हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक पर्सन एक हैवी लोड को उठा करके डायरेक्टली उठा करके उसे ट्रक के प्लेटफॉर्म पर रखने की कोशिश कर रहा है। जब वह ऐसा करता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करना पड़ता है लोड को उठाने के लिए। लेकिन डायग्राम के बी पार्ट में हम देख सकते हैं, यहाँ पर वह पर्सन एक इंक्लाइंड प्लेन की सहायता से हैवी बॉक्स को पुश करके ट्रक के प्लेटफॉर्म पर पहुंचा रहा है। जब वह ऐसा करता है तो उसे काफ़ी कम एफर्ट अप्लाई करना पड़ता है और वह आसानी से इस बॉक्स को पुश करता हुआ ट्रक के प्लेटफॉर्म तक पहुंचा देता है। लेकिन जब वह इंक्लाइंड प्लेन का इस्तेमाल करता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस तक इस कम फोर्स को अप्लाई करना पड़ता है। तो हालांकि फोर्स तो कम अप्लाई करना पड़ता है जिससे कि टास्क को परफॉर्म करने में सहूलियत मिलती है, लेकिन फोर्स हमें ज़्यादा डिस्टेंस तक अप्लाई करना पड़ता है
और इसी वजह से जो सिचुएशन बी में जो टोटल वर्क डन होता है वह उतना ही होता है जितना कि सिचुएशन ए में टोटल वर्क डन है। तो टोटल वर्क डन तो सेम ही है इस टास्क को परफॉर्म करने में, लेकिन इंक्लाइंड प्लेन की वजह से जो एफर्ट है वो कम लगाना पड़ता है। जब हम इंक्लाइंड प्लेन का मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एल अपॉन एच के बराबर, जहाँ पर एल इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ होती है और एच वो हाइट होती है जहाँ पर हम हैवी हैवी ऑब्जेक्ट को इंक्लाइंड प्लेन की सहायता से पहुंचाते हैं। लीवर एक ऐसा सिंपल मशीन होता है जो कि किसी हैवी ऑब्जेक्ट को लेस एफर्ट के साथ मूव करने में या लिफ्ट करने में हमारी सहायता करता है। बेसिकली लीवर एक रिजिड बार होता है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकता है। वह फिक्स्ड पॉइंट जिसके अबाउट यह रिजिड बार रोटेट करता है उसे हम फल्क्रम कहते हैं। जिस फोर्स को हमें ओवरकम करना होता है, या यूं कहें कि जिस ऑब्जेक्ट के वेट को हमें ओवरकम करना होता है, उसे हम लोड कहते हैं। और लोड को ओवरकम करने के लिए हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसे हम एफर्ट कहते हैं। लोड और फल्क्रम के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोड आर्म कहते हैं। इसके विपरीत एफर्ट और फल्क्रम के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम एफर्ट आर्म कहते हैं। लीवर का यदि हम मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करें तो वह आता है मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म। तो जैसा कि हम इस फॉर्मूले की सहायता से समझ सकते हैं कि यदि हम किसी लोड को ओवरकम करने के लिए एफर्ट आर्म को बढ़ा दें तो उस स्थिति में जो एफर्ट होगा वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। तो इस चैप्टर में हमने ये जाना कि वर्क डन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। किसी ऑब्जेक्ट के वर्क को परफॉर्म करने की कैपेसिटी को ही एनर्जी कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। यदि किसी सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता तो ऐसी स्थिति में उस सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। हमने यह भी जाना कि पावर यह बताता है कि किसी टास्क को, किसी वर्क को कितना क्विकली परफॉर्म किया गया है। हमने सिंपल मशीन्स के बारे में डिस्कशन किया और यह जाना कि सिंपल मशीन्स कैसे एफर्ट को रिड्यूस करके टास्क को हमारे लिए कन्वीनियंट बना देती हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।